नमस्ते। आज हम मार्क्स के एक अगले सिद्धांत के साथ में आपके सामने आए हैं। आप आज हम चर्चा करेंगे वर्ग संघर्ष की। यानी कि मार्क्स ने जितने भी सिद्धांत दिए हैं उन सब में ये सिद्धांत एक आधारभूत सिद्धांत है और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मार्क्सवादी जो विचारधारा है मार्क्स की, उसमें वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है ये विशिष्ट महत्व रखता है। और खुद मार्क्स ने अपने साम्यवादी घोषणा पत्र में कहा भी है कि अब तक के समस्त सामाजिक जीवन का जो इतिहास है वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। मार्क्स द्वारा वर्ग संघर्ष की ये धारणा ऑगस्टीन थोर, इसको याद रखना है, ऑगस्टीन थोर से ली गई थी, किंतु इसकी पूर्ण विवेचना मार्क्स के द्वारा ही की गई है। ठीक है। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत उसकी इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है। मार्क्स वर्ग संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम मानता है और आदिकाल से अब तक के समस्त परिवर्तनों को उसी का प्रतिफल मानता है। वर्ग संघर्ष में दो शब्द हैं, वर्ग और संघर्ष। पहले हम वर्ग का वहाँ पर मतलब समझेंगे, फिर संघर्ष का। वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहा गया है जो उत्पादन की किसी एक विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और जिनके साधारण हित एक जैसे हों। ऐसे व्यक्ति वर्ग कहलाते हैं। इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर बल देने के कारण मार्क्स इसका लक्षण आर्थिक तत्वों पर बल देते हुए करता है और कहता है कि जिस समूह के आर्थिक हित एक समान होते हैं उसको वर्ग कहते हैं, जैसे मिल मालिक यानी मालिक वर्ग, जमींदार वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और मजदूर वर्ग। अब आता है संघर्ष। संघर्ष का अर्थ केवल लड़ाई नहीं है। मार्क्स ने इसका व्यापक अर्थ लिया है। इसके व्यापक अर्थ में असंतोष, रोष और आंशिक असहयोग भी संघर्ष के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार संघर्ष का मतलब यह नहीं है कि समाज में निरंतर युद्ध की जैसी स्थिति हमेशा बनी रहे, अपितु इसका मतलब यह है कि समाज में एक वर्ग ऐसा अवश्य होता है कि जिसकी आवश्यकताएं पूरी न होने पर वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। इसी असंतोष को वह वर्ग समय समय पर कई रूपों में, जैसे असहयोग के रूप में, हड़ताल के रूप में, आदि के रूप में व्यक्त करता रहता है। जब यह असंतोष असहनीय हो जाता है तो द्वंद्ववाद के आधार पर यह संघर्ष क्रांति का रूप ले लेता है, जिसमें शोषित वर्ग का पतन अवश्य ही होता है। मार्क्स के अनुसार समाज का विकास वर्गों के आपसी तालमेल, सहयोग तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आधार पर नहीं होता, बल्कि वर्गों के आपसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप होता है। समाज में जितने भी परिवर्तन होते हैं वर्ग संघर्ष के आधार पर ही होते हैं और इसी से समाज का विकास होता है। जैसे अलग अलग युगों में अलग अलग वर्ग होते हैं। दास युग में मालिक और दास, सामंती युग में सामंत और किसान, और आज के पूंजीवादी युग में आजीविका कमाने के साधनों के आधार पर समाज को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, पूंजीवादी यानी बुजुर्गा वर्ग और श्रमजीवी यानी सर्वहारा वर्ग। बुजुर्गा वर्ग उस संपत्ति का स्वामी होता है जिसका उपयोग वह श्रमजीवी के श्रम से अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए करता है। जो पूंजीपति वर्ग है बिना कुछ परिश्रम किए श्रमिक वर्ग का शोषण करता है, और श्रमिक वर्ग समाज का वह वर्ग है जो जीविका उपार्जन के लिए पूर्ण रूप से अपने श्रम को बेचने पर निर्भर होता है। ठीक है। तो जो मार्क्स कहता है कि पूंजीपति और श्रमिक वर्ग दोनों एक दूसरे की जरूरत होते हुए भी इनके हितों में परस्पर विरोध है, यानी कि एक वर्ग दूसरे के बिना अपने अस्तित्व को नहीं बनाए रख सकता। आर्थिक अस्तित्व को, श्रमिक वर्ग को श्रम करना जरूरी है और श्रम को बेचना भी जरूरी है, क्योंकि इसी से उसको जीवन जीने के लिए पैसे मिलेंगे। और उत्पादक वर्ग है जो पूंजीपति वर्ग है, उसका सारा जो लाभ है, सारा जो उसका बेनिफिट है, कमाने का तरीका है, वो सब श्रमिकों के श्रम पर ही आधारित होता है। इसमें एक वर्ग दूसरे का शोषण करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। पूंजीपति वर्ग कम से कम पैसों में अधिक लाभ कमाना चाहता है, मजदूर अधिक से अधिक मजदूरी लेना चाहता है, थोड़ा कम काम करना चाहता है। इस कारण दोनों के हितों में आपस में विरोध होता है और संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। यही वर्ग संघर्ष की बुनियाद है और इसी कारण वर्ग संघर्ष हमेशा हर युग में चलता रहता है।
पूंजीवादी जो युग था उसको मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का चरमोत्कर्ष की अवस्था माना है। मार्क्स कहता है कि पूंजी पर आधारित उत्पादक प्रणाली में उत्पादनकर्ताओं की निरंतर प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप सारी जो पूंजी है और जमीन धीरे धीरे इन्हें गुने जो लोग हैं मतलब कुछ लोगों के हाथों में सिमटती चली जाती है। वो कुछ लोग मतलब पूंजीपतियों के हाथों में। मध्यम वर्ग अपने पैरों पर खड़ा न रह पाने के कारण श्रमिक वर्ग में ही मिल जाने को विवश होता है। यानी कि 3 वर्ग होते हैं, लेकिन जो मध्यम वर्ग है वो श्रमिक वर्ग में ही मिल जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पूंजीपति जो वर्ग है वो छोटा होता चला जाएगा और श्रमिक वर्ग का आकार बढ़ता जाएगा। पूंजीपति अपने बढ़ते हुए लाभ का उपयोग स्वयं नहीं कर पाएंगे, अतः वे फिर उसे उद्योगों में लगा देंगे। इससे उत्पादन तो बढ़ेगा परंतु निर्धन श्रमिक क्रय विक्रय शक्ति के अभाव में बाजार नहीं जुटा पाएगा। तब देश के बाहर बाजार की तलाश शुरू होगी। अतः परिवहन और संचार के उन्नत साधनों द्वारा विभिन्न देशों के साथ में संबंध जुड़ जाएगा। सचेत श्रमिक वर्ग या जो सर्वहारा वर्ग है अपना संगठन मजबूत करने के लिए और अपने आंदोलन को बड़ा बनाने के लिए इन साधनों का प्रयोग करने लगेंगे। इस तरह पूंजीपति और सर्वहारा वर्गों के बीच सीधे संघर्ष की संभावना उज्जवल हो जाएंगी। सर्वहारा वर्ग अपनी विशाल संख्या और सुदृढ़ संगठन के बल पर मुट्ठी भर पूंजीपतियों को धराशायी करने में निश्चय ही समर्थ और सफल हो जाएगा। फलस्वरूप स्वतत्व हरण करने वालों का स्वतत्व हरण कर लिया जाएगा। सर्वहारा की विजय के बाद उत्पादन के प्रमुख साधनों को सामाजिक स्वामित्व में रखकर पुराने पूंजीपतियों को श्रमिक बनने जाने के लिए विवश किया जाएगा, जिससे समाज के सभी सदस्य उत्पादन करने वाले होंगे। दूसरों के श्रम पर पलने वाला कोई नहीं होगा। इस तरह अंत में वर्गहीन समाज की स्थापना होगी। वर्ग संघर्ष की भावना इस प्रकार से पूंजीवाद के अंत का मार्ग प्रशस्त करती है। इसे स्पष्ट करते हुए कोकर लिखता है कि पूंजीवादी व्यवस्था मजदूरों की संख्या बढ़ाती है, उन्हें वह संगठित समुदाय में एकत्रित कर देती है, उसमें वर्ग चेतना का प्रादुर्भाव करती है और उनमें परस्पर संपर्क और सहयोग स्थापित करने के लिए विश्वव्यापी पैमाने पर साधन प्रदान करती है, उनकी क्रय शक्ति को कम करती है और उनका अधिकाधिक शोषण करके उन्हें संगठित प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित करती है। यानी पूंजीवाद के अंत के बीच खुद पूंजीवाद ही बोता है। मार्क्स कहता है कि अब तक के इतिहास में जिस वर्ग ने शोषणकर्ताओं से सत्ता छीनी, कालांतर में वह स्वयं शोषणकर्ता सिद्ध हुआ। ये तो है ही। जब सत्ता प्राप्त हो जाती है तो वो शोषण करने अपना आप ही लग जाता है। इसलिए अब तक जितनी क्रांतियाँ हुई हैं उनसे इतिहास अपने चरम लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाया है, परंतु पूंजीपति और सर्वहारा वर्गों के संघर्ष से जो क्रांति होगी वह पिछली सब क्रांतियों से अलग होगी, क्योंकि उसके फलस्वरूप शोषक जो वर्ग है उसका अस्तित्व मिट जाएगा और वर्गहीन समाज की स्थापना होगी। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मार्क्स का पूंजीवाद अपनी कब्र खुद खोदता है। जैसे मैंने पहले कहा था, पूंजीवाद के विनाश के कारणों पर प्रकाश डालते हुए मार्क्स खुद कहता है कि इस संघर्ष में उसका विनाश और सर्वहारा वर्ग की विजय दोनों ही अवश्य होती हैं। उसके वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से जो निष्कर्ष निकलकर सामने आते हैं वो ये हैं कि उत्पादन संबंधों के आधार पर समाज में वर्ग का विभाजन स्पष्ट होता है। समाज का विकास वर्गों के आपसी संघर्ष के फलस्वरूप होता है, आपसी सहयोग के द्वारा नहीं। यानी समाज का विकास संघर्ष से होता है, सहयोग से नहीं। समाज में 2 मुख्य वर्ग हमेशा होते हैं जिनके हित आपस में नहीं मिलते हैं। यानी हर समाज में, समाज की हर अवस्था में 2 वर्ग जरूरी होते हैं। जब तक वर्ग में वर्ग चेतना और वर्ग संगठन न हो तब तक वर्ग संगठन तेज होकर क्रांति की दशा में नहीं बढ़ता। वर्ग संघर्ष क्रांति को जन्म देते हैं, जिसके फलस्वरूप एक वर्ग की सत्ता दूसरे वर्ग की सत्ता के हाथों में आ जाती है। इस प्रकार वर्ग संघर्ष तथा इतिहास की आर्थिक व्याख्या के माध्यम से मार्क्स ने श्रमिकों को न केवल विजय का विश्वास दिलाया, बल्कि उन्हें यह विश्वास भी दिलाया कि यह अंतिम संघर्ष है और इसके बाद साम्यवादी समाज की स्थापना का सवेरा शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।